नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और स्वागत करता हूं आप सभी का एल मीडिया के इस खास इंटरव्यू में। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपनी बेदाग छवि और समाज के प्रति अपने समर्पित भाव से हम लोगों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जो समाज के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जी हाँ, हम किसी और की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं राजस्थान राजपूत समाज के अध्यक्ष श्रीमान गिरिराज सिंह लोटवाड़ा की, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। गिरिराज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और अब हम इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं, और इंटरव्यू की शुरुआत करते हुए जो मेरा पहला सवाल गिरिराज जी से होगा वो ये कि आप एक बहुत बड़े पद पर आसीन हैं, राजपूत समाज ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो इस पद पर रहते हुए समाज के विकास के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? देखिए, समाज का विकास जो है वो उसकी धुरी या उसका एक्सेस जो हम कहते हैं वो निर्भर करता है शिक्षा पर। और शिक्षा वो यंत्र है जिसके माध्यम से कोई भी समाज जो है वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमारा फोकस शुरू से यही रहा है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करें, क्योंकि शिक्षा से ही जो है वो संस्कार डेवलप होते हैं। एक ये जिसको कहना चाहिए श्लोक भी है, विद्या ददाति विनयम। तो विद्या से ही जो है विनय आती है, विद्या से ही मनुष्य के अंदर आचरण आते हैं। इसलिए शिक्षा पर हमारा प्रबल जो है फोकस रहता है। और क्योंकि अब आज की युग जो है वो एक मटेरियलिस्टिक युग है, भौतिकवादी युग है, और भौतिकवादी युग में शिक्षा से जो है वो अपना जीविकोपार्जन भी मनुष्य चाहता है। तो उसके लिए उस बच्चे को बचपन से उसके लिए तैयार करना, बच्चे के अंदर उसकी एबिलिटी को खोजना कि इस बच्चे में क्या प्रतिभा है, क्या ये बच्चा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएगा, क्या ये बच्चा टेक्निकल सर्विसेज में जाएगा, क्या ये बच्चा किसी और दूसरी क्षेत्र में, यानी दूसरे क्षेत्र यानी आपका अभिनय का क्षेत्र है, आपका लेखन का क्षेत्र है, आपके पैरामेडिकल्स का क्षेत्र है, ऐसे बहुत से अनेकों क्षेत्र हैं, शिपिंग का क्षेत्र है, स्पोर्ट्स का क्षेत्र है। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की जाती है बच्चे के बचपन में। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हम समाज में शिक्षा का विस्तार करेंगे जी। और हमारे समाज के युवाओं को खुली आज़ादी देंगे, वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे, जिस भी क्षेत्र को चुनना चाहे वो चुन सकते हैं। बिल्कुल सही। आपके कहने का मतलब ये है? कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि अगर हम हमारा पिछला वो देखें तो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत पिछड़ रहे हैं, और उसके पिछड़ने के भी कई कारण रहे हैं। क्योंकि ये सत्ता का जब हस्तांतरण हुआ, लगभग 70 साल हो गए डेमोक्रेसी को, लेकिन राजपूत समाज अभी तक अपने आप को डेमोक्रेसी में पूरी तरह सेटल नहीं कर पाया। यानी वो ट्रांजिशन राजशाही से लोकशाही में होना, मानसिक रूप से होना, वो अभी तक उसके मानसिक पटल पर स्थापित नहीं हुआ। राजपूत समाज लगातार आप कह रहे हैं कि पहले काफी पिछड़ा हुआ था और अब हम शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देंगे। हम दूसरी तरफ देखें तो भारत में राजपूत समाज का जो इतिहास है काफी गौरवान्वित रहा है। तो जो आज का राजपूत समाज का जो युवा है, जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहा है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर आपको जो गौरवान्वित की बात है, तो जब हम लोकशाही की बात कर रहे हैं और राजशाही की बात कर रहे हैं, राजशाही के दरमियान राजपूत समाज के पास अपना रोजगार था, यानी वो पैदाइशी फौज में था। तो वो उसके फौजी आचरण जो है उसके शरीर में, उसके डीएनए में है, उसकी जेनेटिक्स में है कि उसका एक फौजी होना उसकी जेनेटिक्स में। तो उसको अभी तक अपने, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना आपको कि ये जो ट्रांजिशन राजशाही से लोकशाही में हुआ, इसको अभी तक वो आत्मसात नहीं कर पाया कि मैं क्या करूँ। इसलिए वो दृढ़ भ्रमित है कि मैं क्या करूँ। पहले जब पुराने जमाने में, जब आप कह रहे हैं कि गौरवमय इतिहास था, वो इसलिए था कि उसका रोज उसका काम था, युद्ध लड़ना उसका काम था, अनेकों युद्ध होते थे, उन युद्धों में पार्टिसिपेट करना उसकी वो जीविकोपार्जन था उसका। जब अपना सिर कटाता था उसको जागीर मिलती थी, सिर कटाता था उसको जो है वो पारितोषिक मिलते थे। आज वो स्थितियां नहीं है, आज स्थितियां भिन्न है। लोकशाही में आपको सिर गिनाने पड़ेंगे, सिर कटाने नहीं पड़ेंगे।
तो जब सिर गिनाने की बात आती है, उसको अभी तक राजपूत जो है वो एक्लेमेटाइज नहीं कर पाया, उसको अभी तक आत्मसात नहीं कर पाया। यही एक कारण है कि अब पिछड़ापन होने का, क्योंकि जब राजशाही से लोकशाही में स्थानांतरण हुआ तो वो अपने आप को कहीं ठगा सा महसूस कर रहा है कि मैं क्या करूं। उसकी जो पिछली पीढ़ी है वो बिना पढ़ी लिखी पीढ़ी है, यानी हमारे जो माँ बाप हैं या हमारे जो फोर फादर्स थे, उनके पास शिक्षा नहीं थी, वो केवल युद्ध में लड़ने का काम जानते थे। अब जब शिक्षा का जो है वो क्षेत्र आ गया, शिक्षा के नए नए आयाम आ गए, उन शिक्षा के आयामों में जो है राजपूत अभी तक अपने आप को ढाल नहीं पाए, इसलिए हमारा ये प्रयास है। नीरज जी, आप कह रहे हैं कि हमारे समाज में शिक्षा का पहले के मुकाबले काफी विस्तार हुआ है। दूसरी तरफ हम ध्यान दें तो राजपूत समाज में यदि कोई लड़की कम उम्र में विधवा हो जाती है तो ऐसा रिवाज है समाज में कि उसका पुनर्विवाह नहीं किया जाता है, और जिसके कारण उसको अकेलेपन में अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो इस संबंध में आप क्या कोई ऐसा प्रयास करेंगे जिससे इस रूढ़िवादी प्रथा से समाज को छुटकारा मिल सके? मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि बच्ची की जब कम आयु में या अल्प आयु में उसका वैधव्य हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके सामने पहाड़ सा जीवन होता है। लेकिन पुराने जमाने की ये परंपरा रही, उसका कारण ये रहा कि हम एक सम्मिलित परिवार में रहते थे, जॉइंट फैमिली जिसको कहते हैं। वो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट था, और उसके अंदर क्योंकि अधिकांश जो पुरुष थे वो युद्ध में भाग करते थे और युद्ध में शहादत होना ये स्वाभाविक है, तो ज़्यादातर सारी विधवाएं, एक एक परिवार में 5-5, 6-6 विधवाएं हो जाती थी, 3-3, 4-4 विधवाएं हो जाती थी। वो मिलजुल करके अपने सामूहिक जीवन में अपने सामूहिक तरीके से रह करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं। जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि अब समय परिवर्तित हो गया है, उसके अनुसार हमें भी बदलना चाहिए? तो उस संबंध, इस चीज को देखते हुए, इस समय परिवर्तन को देखते हुए आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ कि जैसे जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है, जैसे जैसे आदमी की सोच का विकास हो रहा है, और अब आप देखेंगे जो जॉइंट फैमिलीज थी या संयुक्त परिवार थे वो टूट करके एकांकी परिवार में परिवर्तित हो गए। हर आदमी इतना स्वावलंबी हो गया, हर आदमी इतना स्वपोषित हो गया कि अपने बारे में सोचता है। वो सोचता है कि मैं कैसे मेरा जीवन अच्छा बनाऊं, तो एक एक करके अपने अकेले रहते हैं। जब अकेले रहते हैं तो वहाँ उस परिस्थिति में उस विधवा, यानी छोटी उम्र की जो बच्ची विधवा हुई है, उसका जीवन काटना बहुत मुश्किल, दुष्कर है। हमारा ये प्रयास है, क्योंकि अभी एक ट्रांजिशन पीरियड है। ट्रांजिशन पीरियड हम कहेंगे कि संक्रमण काल है। हम पुरानी रूढ़िवादी जो परंपराएं उनको नए सोच के अनुसार ढालना चाहते हैं, लेकिन उसका ढालना बहुत आसान काम नहीं है। इसमें मानसिक पटल पर जो पुराने रूढ़िवादी लोग हैं उनके और नए बच्चों के, उनके मानसिक पटल पर दोनों बातों का जब समावेश होगा, जब दोनों का सामंजस्य बैठेगा, तब जाकर के ये चीज़ें आती। आज के परिवेश में विधवा विवाह जो है, लगभग लोग बाग जिनके परिवार मतलब सक्षम है वो कर लेते हैं, उसकी कोई ऐसी रोक नहीं है। सक्षम है वो परिवार करते हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन आप समाज के अध्यक्ष हैं, तो इस पद पर आसीन रहते हुए, जो कि एक बहुत बड़ा पद है, तो आपकी क्या व्यक्तिगत योजनाएं रहेगी इस प्रथा को समाज से लुप्त करने के लिए? देखिए, हमारा निशान मिटाने के लिए आज अगर हम इसको एक दफा में अगर ये कहते हैं कि साहब ठीक है विधवा विवाह चालू हो जाता है, तो उसमें हम संघर्ष की स्थिति में आ जाएंगे। संघर्ष की स्थिति में यूँ आ जाएंगे कि जो रूढ़िवादी लोग हैं वो इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। जो नए सोच के विचारधारा के लोग हैं, यानी युवा लोग हैं, वो इस विचारधारा को स्वीकार कर लेंगे। आप ये मानते हैं कि युवाओं से ही हमारा समाज बनता है और युवाओं से ही हमारा सशक्त देश का निर्माण होगा, तो उस पहलू को देखते हुए क्या कहेंगे आप इस विषय पर? इस विषय पर युवा उस चीज को आत्मसात करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा जो अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान रखना, अपने बुजुर्गों का मान रखना, ये एक हमारे अंदर इनबिल्ट परंपरा है, हमारी जेनेटिक परंपरा है। तो हमारा बुजुर्ग अगर किसी चीज़ का विरोध कर रहा है, उसको युवा अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो उसका विरोध कर सके। वो उसको बैठ करके सामंजस्य बनाने का ही प्रयास करेगा।
इसलिए इसको एक कठोर लाइन के अनुसार शुरू करना वो अभी संभव नहीं लग रहा तो मुझे। आप कह रहे हैं कि हम ग्रेजुअली हम इसको एक्सेप्ट करें, समाज में शिक्षा का विस्तार करके इस वो स्वतः हो जाएगा। फिर शिक्षा का जैसे जैसे विस्तार होगा ये सारी चीजें अपने आप उसमें आ जाएंगी। तो आप कह रहे हैं कि शिक्षा का विस्तार करके हम इन रूढ़िवादी प्रथाओं से छुटकारा पाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम ध्यान दें तो हमारा जो राजपूत समाज के जो युवा है काफी मात्रा में मदिरापान और मांसाहार का सेवन करते हैं और काफी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। आप आपके शासनकाल में अध्यक्ष रहते हुए इन सब में कमी लाने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे, किस तरह के कदम उठाएंगे? मैं आपके इस प्रश्न से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता कि काफी लोग आपराधिक गतिविधियों में नहीं है। मनुष्य का स्वाभिमान जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसके एग्जिस्टेंस के लिए। जहां उसके स्वाभिमान को ठेस लगती है तो उसको रिटेलिएट करता है, वो उस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देता है और उस प्रतिक्रिया में जो है युद्ध की स्थिति आ जाती है और वो अपराध में परिवर्तित हो जाता है। यानी किसी की उसमें हत्या भी हो सकती है, किसी के साथ मारपीट भी हो सकती है। तो आप कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि मजबूर किया जाता है इन सब चीजों के लिए, दूसरी जो युवा इस तरफ अपने कदम दूसरी जो आपराधिक प्रवृत्ति है, अगर आप संपूर्ण अपराध के आंकड़े उठाएं तो अपराध की श्रेणी में चोरी, डकैती, बलात्कार, महिला उत्पीड़न, चेन स्नैचिंग या किसी की लूट, इन अपराध की श्रेणियों में राजपूत का भागीदारी लगभग नगण्य है। आप कह रहे हैं कि राजपूत समाज के युवाओं की भागीदारी नगण्य है। और यदि हम एक तरफ आनंदपाल प्रकरण की बात करें तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आनंदपाल की जहाँ तक बात है, मैं कोई आनंदपाल का सपोर्टर नहीं हूँ। आनंदपाल की आपराधिक प्रवृत्ति थी। आनंदपाल को आपराधिक प्रवृत्ति के तहत जो भी उसकी भारत के संविधान के तहत, भारत के कानून के तहत उसके खिलाफ जो मुकदमे थे उसका उसने फाइट किया। जहाँ तक आनंदपाल की एनकाउंटर की बात आती है, हम शुरू डे 1 से ये कह रहे थे और राज्य सरकार से ये कह रहे थे कि आपने एनकाउंटर किया है, आप कह रहे हो कि आपने एनकाउंटर किया है। उसके परिजन और उसके साथी या उसके जो आसपास के वातावरण के लोग थे, उनके मन में ये शंका थी कि ये जो है एनकाउंटर नहीं है, ये फेक एनकाउंटर। और जब ये स्थिति उत्पन्न हो गई तो अब इसकी जांच कौन करेगी, एनकाउंटर है या फेक एनकाउंटर है? हमारे गृह मंत्री जी ने शुरू में ये कहा कि साहब इसकी किसी से भी जांच करा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बाद में दूसरे दिन उनका स्टेटमेंट आ गया कि हम सीबीआई से जांच नहीं कराएंगे। जब मांग ये हुई सीबीआई से जांच कराई जाए तो उनका ये स्टेटमेंट आ गया कि सीबीआई से हम जांच नहीं कराएंगे। मेरी पुलिस की मैं सीबीआई से जांच कैसे कराऊंगा, ये उनका स्टेटमेंट। यहाँ विचारणीय प्रश्न था कि सरकार की छवि और पुलिस की छवि, दोनों छवियों पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ। सरकार को नैतिकता के आधार पर और पुलिस को भी नैतिकता के आधार पर आगे आकर ये कहना चाहिए था कि साहब सीबीआई से जांच करा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, न कोई इतना आंदोलन होते न और कुछ होता। अभी आपने जो हाँ की है इतने आंदोलन के बाद, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आनंदपाल एक अपराधी था और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आनंदपाल का जो एनकाउंटर हुआ वो गलत था, फेक एनकाउंटर जी था। तो उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, वो सजा मिली, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए, किसी की हत्या करना आपको अधिकार नहीं देता। मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारी पुलिस है और पुलिस जो कार्य करती है वो सीआरपीसी के तहत करती है। और हमारी जो सीआरपीसी है वो 1860 की बनी हुई है, जो अंग्रेजों के जमाने की सीआरपीसी थी। आज की तारीख में मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे ऊपर भी जो है हत्या के प्रयास का मुकदमा है, मेरे ऊपर भी जो है वो रेल तोड़ने का, आग लगाने का, महिला से छेड़ करने का, वो सारी धाराएं उसमें लगी हुई हैं। जब मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर लगी हुई हैं, जो उस वक्त डीजी के साथ बैठे हुए थे, आईजी के साथ बैठे हुए थे, एसपी के साथ बैठे हुए थे, हम 12-13 आदमी उनसे बात कर रहे थे और उन 12-13 आदमियों के खिलाफ मुकदमे उन्हीं धाराओं में दर्ज हैं जिन धाराओं में अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। यानी
जो वो अपराध करने वाले नहीं थे वो नामजद हैं, जो अपराध करने वाले थे वो नामजद नहीं है, वो भाग गए। अभी हमारी वार्ता के बाद सरकार पर ये दबाव आया कि आप इन मुकदमों को खत्म करिए क्योंकि ये झूठे मुकदमे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि यार ये मुकदमे मेरे ऊपर चलाए जाते हैं, क्या मेरी आपराधिक प्रवृत्ति नहीं बनेगी? निश्चित रूप से मेरी आपराधिक प्रवृत्ति बनेगी कि जब मैंने कोई अपराध किया नहीं है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार ठहराया जाऊंगा, तो निश्चित रूप से होगा। तो अपराधी बनाए जाते हैं, अपराधी बनते नहीं है। माँ के पेट से कोई अपराधी पैदा नहीं होता है, अपराधी उसको परिस्थितियां बनाती हैं। चलो हम दूसरी तरफ ध्यान दें तो जो सरकार में गृह मंत्रालय के जो प्रमुख है गुलाबचंद कटारिया जी, उन पर ध्यान दें। वो एक दिन पहले अभी आपने कहा कि मीडिया में ये बयान देते हैं कि मैं अपनी पुलिस के लिए सीबीआई जांच के आदेश कैसे दूं, और दूसरे ही दिन वो आप लोगों के साथ समझौता वार्ता करते हैं और आपकी सभी मांगों को मान लेते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ फेक मुकदमे भी थे, तो उनके दोहरे रवैये के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार का जो चरित्र सामने आया है ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सरकार जो होती है वो या तो भगवान ऊपर होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, उस पर विश्वास होता है, या सरकार जो रोजमर्रा के जीवन में जिससे हमारा काम पड़ता है या जो जीवन को संचालित करता है, वो सरकार का काम होता है। अगर सरकार झूठ बोलेगी, अभी सरकार ने हमारे साथ जो वार्ता कर की और जिस वार्ता में जो हमारे बीच में जो MOU हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, अगर उस पर सरकार खरा नहीं उतर रही है, जिस तरह से सरकार उसको धीरे धीरे वायलेट कर रही है, तो उसका क्या होगा कि धीरे धीरे जनता में सरकार के प्रति अविश्वास आएगा कि आप जो चीज तय कर रहे हो, तय करने के बाद उसको लागू नहीं कर रहे हो। हमारा सरकार से तय हुआ था कि आप ये सारे मुकदमे वापस करोगे, और सरकार ने कहा था कि हाँ वापस होंगे, इसमें कुछ शब्दों का हेरफेर होगा कि हम इसको वापस नहीं लिख सकते, हम इसमें ये लिखेंगे कि साहब इसमें हम जो है वो क्या लिखा था उसमें, मुझे एग्जैक्टली वो शब्द याद नहीं है, कि मानवीय दृष्टिकोण अपना करके इनको समाप्त करें। तो वो बात ठीक है, लेकिन आपका धरातल पर आपका एक्शन इस प्रकार होना चाहिए कि वो लगना चाहिए कि आप कोई न्याय कर रहे हो। जब आप अपनी कथनी करनी में अंतर रखोगे तो आप पर विश्वास कौन करेगा? तो क्या अभी भी आपको सरकार पर विश्वास है या नहीं है? जिस तरह से हम पहले के सीबीआई जांचों को देखें तो जिस प्रकार से खुद गृह मंत्री पर सीबीआई जांच हो चुकी है, उनको उसमें निर्दोष करार दिया गया, तो क्या सरकार पर विश्वास करते हैं आप? सरकार पर विश्वास होता तो हम यहीं से जांच करा लेते। सरकार पर विश्वसनीयता नहीं थी और इस पर सरकार का भी चरित्र उज्जवल हो और पुलिस का भी चरित्र उज्जवल हो, तो हमने कहा कि भाई इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, जो एक अनबायस्ड एजेंसी है, निष्पक्ष एजेंसी है, आपके अधीन नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन है, उससे जांच करा ली जाए। तो इससे आपका भी मतलब जो है उज्जवल चेहरा होगा, पुलिस का भी उज्जवल चेहरा होगा। और यदि आपको क्लीन चिट उसमें मिलती है तो हमें क्या आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर सीबीआई कहती है कि साहब एनकाउंटर बहुत अच्छा हुआ, सही एनकाउंटर हुआ, तो हमें क्या आपत्ति है? अच्छी बात। श्रीमान जी, वैसे आप खासे अच्छे वक्ता है। और दूसरी तरफ हम ध्यान दें, दूसरे पहलू पर ध्यान दें, भाजपा सरकार में विधायक नरपत सिंह राजवी की हम बात करें, जो कि राजपूत समाज से आते हैं, उन्होंने अपने व्यक्तिगत हित का त्याग कर आनंदपाल प्रकरण में समाज के साथ आकर खड़े हो गए, तो उनके संबंध में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि नरपत सिंह जी राजवी जो है, उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो अपना पॉलिटिकल कैरियर भी समाज के लिए दांव पे लगाया। तो हम तो ऐसे आदमी को सजदा करते हैं, ऐसे आदमी को सलाम करते हैं कि जो समाज के लिए आगे आए, और उन्होंने आगे आकर के अमित शाह जी को जो है पत्र लिखा कि साहब समाज की वेदना और पीड़ा को समझा जाए, इसको सोचा जाए। यदि आप इतिहास देखें, लोकतंत्र का इतिहास देखें, तो यहाँ पर सबसे पहले कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई तो वो राजपूत कम्युनिटी थी, जो रामराज परिषद के नाम से खड़ी हुई। रामराज परिषद का मर्जर हुआ, स्वतंत्र पार्टी में मर्जर हुआ, स्वतंत्र पार्टी का मर्जर जनता पार्टी में मर्जर हुआ, और जनता पार्टी का जनसंघ में, और जनसंघ का बीजेपी में। तो ये राजपूत ही था जो उस वक्त राजपूत, ब्राह्मण, बढ़िया, इन तीनों जो कौमें थी, इन्होंने खड़े होकर के और इस भारतीय जनता पार्टी के पौधे को सींचा।
सबसे अच्छा। और आज वो जब वटवृक्ष हो गया तो आज आप उसकी छाया में बैठने के लिए आपको हक नहीं है। नरपत सिंह जी ने अच्छा काम किया। नरपत सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए, अपनी जिसको कहना चाहिए कि पार्टी की रीति नीति से ऊपर उठ के काम किया। और यदि हम दूसरी तरफ देखें तो काफी विधायक वर्तमान भाजपा सरकार में राजपूत समाज से आते हैं, उनके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वर्तमान विधायक जो राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत समाज ने अंधा होकर के उनको वोट दिया है, और अब जो युवा वर्ग जिसके हाथ में सारी बागडोर है वो सोच समझ के वोट डाले। हम आने वाले समय में इस चीज को गांव-गांव डाणी जाएंगे और जागृत करेंगे लोगों को। जिस पार्टी को हमने 70 साल तक सींचा है, विपक्ष में जिसको रहते हुए 70 साल तक सींचा है, जैसे ही आप सत्ता में आए और आपने आंखें फेर ली उस समाज से कि जिसने आपको खड़ा किया, आप ये तो भूल गए। अमित शाह जी आए, उन्होंने समाज के एक आदमी से यहाँ बुला करके चर्चा नहीं की कि आपको क्या पीड़ा है, क्या वेदना है। ये उनकी मॉरल ड्यूटी बनती थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सामरलाल जी का स्वास्थ्य पूछने के लिए वहां चले गए, उसके बगल में ही गोली खाया हुआ महेंद्र सिंह पड़ा हुआ था, वो भी वहां अस्पताल में उसी आईसीयू में भर्ती था, उसकी पूछने जाते हो, अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आने वाले चुनावों में जो हमारा समाज है उन सभी का तिरस्कार करेगा? आने वाले चुनाव में हमारा समाज बहुत सोच समझकर वोट डालेगा। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।